अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम कहता हूँ आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल में। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। लेक्चर का आगाज़ करते हैं पर्सनालिटी से। पर्सनालिटीज़ में हमारे पास अल्फांसो डी अल्बुकर्की है। बेसिकली मशहूर है अल्फांसो के नाम से। ये फाउंडर था पुर्तगीज़ एम्पायर का ईस्ट में। ये पहला शख्स था जिसने रेनेसांस के दौर में यूरोप से गोवा यानी जो इंडिया के साहिल था, बीच था, गोवा को जो है कब्ज़ा किया था। और फिर इसने उसी दौर में पर्शियन गल्फ़ के लिए एक फ्लीट भी वोवेज किया था और उसको भी कब्ज़ा कर दिया था, यूरोपियन फ्लीट रेड सी से। इसके लिए हम मैप पर देखते हैं कि मैप पर इसने कौन से काम किए हैं। तो कहाँ से आया था, ये वर्ल्ड मैप है। तो इसने गोवा बीच को कब्ज़ा किया था, रेड सी को कब्ज़ा कर दिया था। इसमें अगर हम देखें हमारे पास पुर्तगाल कहाँ है, तो आपको दिखाता हूँ पुर्तगाल। ये बिल्कुल आप देख रहे हो कि स्पेन से लेकर ये देखो, ये स्पेन है फिर, और ये पुर्तगाल है यहाँ से, को नज़र आ रहा है मैप पर, यूरोप में। तो यहाँ से इसने बाकायदा एक वोवेज किया था, यहाँ पे आया था इधर इंडिया। फिर यहाँ से ये गया था पर्शियन गल्फ, रेड सी, ये साल रूम पर इसने कब्ज़ा कर दिया था। तो ये पहला यूरोपियन था जिसने पुर्तगीज़ एम्पायर को इस्टेब्लिश कर दिया था इंडिया में। और ये सारा क्रेडिट इसको जाता है, गोवा बीच का क्रेडिट और पर्शियन गल्फ का क्रेडिट। तो थोड़ा सा राइटिंग चेंज करते हैं। इसके बाद हमारे पास अल्फ्रेड एडलर। अल्फ्रेड एडलर जो है वो एक ऑस्ट्रेलियन मेडिकल डॉक्टर था, साइकोथेरापिस्ट एंड फाउंडर ऑफ द स्कूल ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी। इंडिविजुअल साइकोलॉजी हो या इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स हो, ये दोनों एक ही चीज़ है, एक ही बात कर रहा है। अब इंडिविजुअल साइकोलॉजी क्या है और इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स क्या है, इसके मुताबिक यानी इसने बाकायदा स्कूल इस्टेब्लिश कर दिया था साइकोलॉजी का, कि हर इंसान की सोसाइटी में जब वो वक्त के साथ बढ़ता है तो उसके ज़हन में एक बात आती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा नज़र आऊँ, अच्छे से अच्छे कंडीशन में आ जाऊँ, अच्छे से अच्छे जो हैं मामलात मेरे हो। तो इसको कहते हैं कि वो हर वक्त किसी इन्फीरियरिटी में होता है सुपेरियरिटी को हासिल करने के लिए। तो ये क्रेडिट जाता है ऑस्ट्रियन मेडिकल डॉक्टर साइकोथेरेपिस्ट को, जिसने ये चीज़ समझाया लोगों को कि मतलब इंसान के लाइफ में हमेशा ये सिचुएशन रहता है कि यार मैं इन्फीरियर हूँ और मुझे थोड़ा सा आगे जाना चाहिए, मुझे थोड़ा सा और अच्छा स्टेटस हासिल करना चाहिए। तो हमेशा वो इसी चीज़ में रहता है, इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स में होता है, सुपेरियरिटी को कैच करने के लिए, सुपेरियरिटी को हासिल करने के लिए। इसके बाद है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ये बेसिकली इंग्लैंड का पोएट लॉरेट है। अब पहला चीज़ आपने ये समझना है कि पोएट लॉरेट क्या होता है। पोएट लॉरेट होता है कि हमेशा मोनार्क्स जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर एक बंदे को अपॉइंट करते हैं नेशनल काज के लिए, नेशनल ओकेजन पर वो पोएम लिखते हैं, उसको एक स्टेटस दिया जाता है, ऑनररी स्टेटस दिया जाता है। तो पोएट लॉरेट इज़ एन ऑनररी स्टेटस गिवन टू अ पोएट फॉर राइटिंग नेशनल पोएम्स और नेशनल ओकेजन्स। तो ये पोएट लॉरेट की एक ऑनररी पोजीशन होती है जो मोनार्क के कहने पर और प्राइम मिनिस्टर से एडवाइस लेके एक बंदे को अपॉइंट करते हैं। तो विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो है वो इंग्लैंड का पोएट लॉरेट बना था। अब इसने एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोएम लिखा था, मेमोरियम लिखा था, जो ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड, उसका एक दोस्त था
जिसकी डेथ हो गई थी, उसके बारे में एक बहुत ही खूबसूरत और डीप वाली जो है एक पोएम लिखा था। इसके लिए ये बहुत मशहूर हो गया था, मेमोरियम उसका नाम था। दूसरा उसने एक पोएम लिखा था, उसमें द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, ये पोएम लिखा था क्रीमियन वार के मौके पर इसने लिखा था। क्रीमिया में जो वार चला था इंग्लैंड का, तो इसके ऊपर एक पोएम लिखा था, उसका नाम था द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड। और तीसरा जो पोएम इसने लिखा था, द क्रॉसिंग ऑफ बार। अब द क्रॉसिंग ऑफ बार क्या है? बेसिकली ये ऑलमोस्ट 92 में इसकी डेथ हो गई थी, 1892 में, और ये पोएम इसने 1889 में लिखा था। इस पोएम में टेंसन ये लिखा था कि लाइफ और डेथ के बारे में। बेसिकली एक बंदे की अगर उम्र 80 साल है तो ज़ाहिर सी बात है वो मौत के बारे में ही सोचता है। तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन यही सोचता था कि ये जो पोएम मैं लिखता हूँ, ये मेरी मौत के बाद इसको पब्लिश होना चाहिए। तो उसमें इंसान की ज़िंदगी के बारे में और लाइफ की स्ट्रगल के बारे में कि वो बार को कैसे क्रॉस करते हैं, यानी डेथ की तरफ कब जाता है और क्या सिचुएशन होता है, क्या हालात होते हैं, इस बारे में लिखा है। तो इसके 3 इम्पॉर्टेंट जो वर्स है, एक मेमोरियम है, एक द चार्ज ऑफ लाइट ब्रिगेड है, और द क्रॉसिंग द बार, ये 3 इम्पॉर्टेंट के लिए। और ये है कि ये पोएट लॉरेट था इंग्लैंड का एक वक्त। इसके बाद है आर्थर कैनन डॉयल। आर्थर कैनन डॉयल ये ब्रिटिश राइटर और क्रिएटर ऑफ द डिटेक्टिव ऑफ शेरलॉक होम्स, द स्टडी एंड स्कारलेट एंड डॉक्टर वाटसन। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने समझना है, वो ये है कि क्रिएटर ऑफ डिटेक्टिव, ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली क्रिएटर ऑफ द डिटेक्टिव फिक्शनल डिटेक्टर, ठीक है, ये आप ऐड कर सकते हैं। डिटेक्टिव क्या है कि किसी भी सस्पेंस को क्रिएट करना, फिर इसका सलूशन निकालना, ये डिटेक्टिव होता है। एक ख्याली सस्पेंस क्रिएट करना, फिर इसका सलूशन निकालना, इसको कहते हैं डिटेक्टिव। ऑफ द शेरलॉक होम्स, शेरलॉक और डॉक्टर वाटसन, ये 2 बंदे थे जो आपस में बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत मोहब्बत करते थे। उनकी लाइफ के बारे में उन्होंने लिखा है और उनकी सस्पेंस के बारे में लिखा है। और ये दोनों जो करैक्टर हैं वो स्टडी एंड द स्कारलेट में उसने लिखा है। तो स्टडी एंड द स्कारलेट उसकी एक वर्क है जिसमें ये 2 बंदे जो हैं ये डिटेक्टिव करैक्टर हैं, ये फिक्शनल डिटेक्टिव करैक्टर हैं आर्थर कैनन डॉयल के, बहुत मशहूर करैक्टर्स थे, शेरलॉक होम्स और डॉक्टर वाटसन। शेरलॉक होम्स बेसिकली उसकी आईक्यू के बारे में, एक ख्याली आईक्यू के बारे में है, एक आइडियल आईक्यू के बारे में है। आमतौर पर हमारे पास जो एवरेज आईक्यू होते हैं वो 100 होते हैं। आइंस्टाइन की जो आईक्यू थी वो 160 थी। तो इसने तकरीबन 180-190 उसके बारे में लिखे हैं, आईक्यू के बारे में, शेरलॉक के बारे में लिखा है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ये यूएस स्टेट्समैन था जिसने अमेरिका की डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में ये इन्वॉल्व था। एक सेकंड, अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में भी इसका किरदार था 1776 में। इसके बाद हमारे पास बिस्मार्क ओटोन। He was a Prussian statesman by his iron and blood policy of war united the Germany। थोड़ा सा मैं पर जाते हैं, इस चीज़ को देखते हैं कि इसकी आयरन एंड ब्लड पॉलिसी क्या थी और ये प्रूशियन स्टेट्समैन यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में इसका क्या किरदार था। ये आपको मैप नज़र आ रहा है, ठीक है। इस मैप में आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो जर्मनी है वो बहुत सारे स्टेट में तकसीम है। ये प्रूशिया है, ठीक है, ये सिक्सोनी है, ठीक है ना, और तुरिंगियन स्टेट्स हैं, ठीक है, प्रूशिया है। मतलब इस तरह तुर्की जो थे वो 22 स्टेट में जो हमारे पास जर्मनी है वो 22 स्टेट में तकसीम थी। ये 22 स्टेट फिर एक दफ़ा के मिडिल क्लास के लोगों ने 1848 में मिडिल क्लास
के लोगों ने एक जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए स्ट्रगल शुरू किए, जो कि नाकाम हो गए। फिर ये टास्क किसको दिया गया? बिस्मार्क को दिया गया कि आप जो हैं जर्मनी को यूनिफाई कर दी, एक कंट्री बना दी। मतलब इस तरह अलग-अलग स्टेट नहीं है। इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पावरफुल स्टेट जो था वो प्रूशिया था। तो ये इसी का चीफ मिनिस्टर था। अब इस 1864 में ये स्ट्रगल शुरू हो गई कि भाई जर्मनी को यूनिफाई करेंगे। तो इसके ख़िलाफ़ फ्रांस, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क के ख़िलाफ़ थे, वो इसको यूनिफाई नहीं करना चाहते थे। लिहाजा उसने 3 वार जो है फ्रांस, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क के ख़िलाफ़ बिस्मार्क ने लड़े कि जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए। और ये तीनों जंग जो हैं प्रूशियन विक्ट्री में साबित हो गए कि प्रूशियन जो है वो विक्टोरियस बन गए। तब जाके 1871 में जर्मनी को यूनिफाई कर दिया। किसके ज़रिए? जंग के ज़रिए, जंग की पॉलिसी के ज़रिए। इसलिए इसको कहते हैं कि ही वाज अ प्रूशियन स्टेट्समैन बाय हिज आयरन एंड ब्लड पॉलिसी ऑफ वार। ही यूनाइटेड द जर्मनी। थैंक यू सो मच।